हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और बहुत ज़्यादा हर्षित भी हूं, खुश भी हूं। साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए एक और बुक के साथ मैं आ गई हूं। जी हाँ, आपकी ही पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल के पहले चैप्टर अर्थात पहले पाठ के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूं। नाम है अंतराल और पहला पाठ है सूरदास की झोपड़ी। लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अब लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को आखिर कौन नहीं जानता, अर्थात सभी जानते हैं। ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी उनका नाम परिचित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और मैं एक बात बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आ गए हैं कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के नोट्स। यस, सही सुना है आपने। लिंक दी है आपके डिस्क्रिप्शन में, देखो जरा, क्लिक करो और उन सभी नोट्स का लाभ उठाइए बेटा, जिससे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षाओं में तो बहुत अच्छी तरीके से उत्तीर्ण हो ही पाएंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनमें भी बहुत अच्छा आप अपना सिक्का जमा पाएंगे, अर्थात आप उन्हीं एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल के पहले पाठ की ओर। नाम है सूरदास की झोपड़ी। कहानी को जानने से पहले हम जानेंगे लेखक परिचय अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय की ओर। जैसा कि हम सबको पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ना केवल कहानीकार थे बल्कि बहुत ही अच्छे उपन्यासकार भी थे, जिन्होंने उनका जो आर्थिक जीवन रहा, अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए, बहुत से दुख और यातनाएं सही। लेकिन तभी तो कहते हैं ना कि लोहे को जितना गर्म किया जाता है, जितना तराशा जाता है, उतनी उसमें चमक आती है। तो वही चमकते हुए सितारे, और ना केवल सितारे बल्कि चांद कहा जा सकता है मुंशी प्रेमचंद जी को। नाम मुंशी प्रेमचंद जी, बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव। उर्दू रचनाओं में नाम, उर्दू में भी ये रचनाएं करते हैं नवाब राय नाम से, और जन्म हुआ था 31 जुलाई सन 1880। ठीक है, कब जन्म हुआ था बेटा? 1880 में। जन्म स्थान लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936। पिता पेशा थे लेखक, अध्यापक और पत्रकार। माता आनंदी देवी, पिता अजायब राय, पत्नी शिवरानी देवी, जिनका की जीवन काल रहा 1906 से 1938 तक। पुत्र अमृत राय और श्रीपत राय, पुत्री कमला देवी। प्रमुख रचनाएं, यूं तो आपने बहुत सी रचनाएं की हैं, कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम यहां पर दिए जा रहे हैं। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ये उपन्यास है। संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दारोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, मंत्र आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो अब हम चलते हैं कि सूरदास की जो झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ से ली गई है ये भी आपको पता चल जाएगा कि उनका एक उपन्यास है रंगभूमि, उसी का एक अंश है जो कि आप सभी के साथ साझा किया जा रहा है आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका अंतराल में। जो आपकी कहानी है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद जी के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। अंश मतलब समझते हो ना, उसका एक भाग है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति बेबस और लाचार होता है, जबकि सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। अब सूरदास की झोपड़ी में सूरदास नामक एक कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है, एक पात्र है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र कहा जा सकता है। सूरदास अर्थात जो अंधा हो, ठीक है, उसको सूरदास कहा जाता है। तो यूं तो हम देखते हैं कि सूरदास अर्थात लाचार से, बेबस से, लेकिन इस कहानी का जो पात्र है वो अपने आप को बेबस नहीं समझता, अपने आप को लाचार नहीं समझता, जबकि सूरदास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी और आहत है, उससे कहीं ज्यादा दुखी और आहत वह जगधर और भैरव द्वारा किए जा रहे अपमान और उनकी ईर्ष्या से। अर्थात वो अपने सूरदास होने से दुखी नहीं है, वो दुखी है उसका एक पड़ोसी है भैरव, उसकी करतूतों से। जगधर, ठीक है, परिस्थितियों जितना दुखी। और अब जगधर और भैरव दो हैं जो कि सूरदास को और दुखी करते रहते हैं। क्या क्या हुआ? क्या सूरदास की झोपड़ी को
बिल्कुल घास फूस की तो झोपड़ी थी, क्या उसको जलाकर खाक कर दिया गया? हाँ, भैरव की पत्नी सुभागी। अब ये जो उसके कह सकते हैं हम सूरदास जी के जो पड़ोसी थे, लेकिन उसके कहीं ना कहीं दुश्मन भी थे। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। भैरव अपनी पत्नी पर अत्याचार किया करता था, जैसा कि अक्सर पहले समाज में होता था। जो पुरुष वर्ग रहता था वो अपनी सत्ता जमाता रहता था और महिलाओं को मारता पीटता रहता था। तो भैरव की जो पत्नी है सुभागी, वो आकर सूरदास की झोपड़ी में छुप गई बचने के लिए। भैरव की मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छुप गई और सुभागी को मारने जब भैरव आया तो सूरदास ने उसको बचाना चाहा और सूरदास के हस्तक्षेप के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं मार पाया। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी हो गई। देखो जरा, पहले क्या क्या समाज था कि कोई किसी को बचा रहा है तो बदनामी उसी की हो गई जिसको बचा रहा है। क्यों बचा रहा है, क्या कारण है, कोई तो चक्कर है, नहीं तो क्यों बचाएगा। सुभागी सूरदास की झोपड़ी में ही क्यों छुपी? कई तरह की जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क जो रहता है उस तरह के ये है। जगधर, भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे, सुभागी के चरित्र पर प्रश्न उठाने लगे। सूरदास इस घटना से बहुत उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोता है कि ये क्या है। यदि उसने किसी को बचाया, एक औरत को पिटने से बचाया, तो उसको लोग इस तरह से समझ रहे हैं। भैरव को भड़काने में जगधर की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसे इस बात की ईर्ष्या भी थी। ठीक है, जो भैरव था वो जगधर था, वो भैरव को भड़काता रहा। ईर्ष्या भी थी कि सूरदास चैन से रहता है। जो जगधर था, सोचो आप किस तरह की ईर्ष्या बेटा, जो ईर्ष्या की भावना रहती ना वो लोगों को खा जाती है, निगल जाती है। वही ईर्ष्या के चलते जगधर सूरदास से चिढ़ता था, जलन थी उसको कि ये चैन से कैसे रह सकता है, इसके पास कोई परेशानी क्यों नहीं और शांति से खाता पीता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी निराशा क्यों नहीं झलकती, जबकि जगधर के खाने कमाने के लाले पड़े हुए थे। बस कहते ना बेटा कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, लोग दुखी हैं दूसरों के सुखों से। गजब की दुनिया है ना, अजीब सी विचारधारा के लोग रहते हैं कि अपने दुखों से दुखी ना होकर कैसे दुखी हैं कि दूसरे लोग खुश क्यों हैं। तभी तो कहा जाता है कि यदि अपने शत्रु को परास्त करना है, यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो तीर तलवार औजारों की आवश्यकता नहीं है, बस उसके सामने खुश रहो। वो जल जल कर भुन भुन कर पूरा मर जाएगा कि ये इतना सुखी क्यों है। यही हुआ कुछ जगधर के साथ भी। तो वो सूरदास जो अच्छे से खाता कमाता था बेचारा, उसके चैन से रहने से वो बड़ा चिढ़ता था क्योंकि उसके तो लाले पड़े हुए थे खाने के। भैरव की बहुरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था। सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्लों में इतनी हुई कि भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा। अब सोचो, जगधर था, आग में घी डालने का काम करता था और जो कान के कच्चे और आंखों के अंधे लोग रहते हैं वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं और भैरव आ भी गया। तो भैरव के मन में अब सूरदास से बदला लेने की आग पौंध गई। अब सोचो उसने क्या किया। उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई है और उसके मन में बदला लेने की इच्छा भी थी, इसलिए वह सूरदास पर नजर रखने लगा और मौका पाते ही उसने सूरदास के रुपयों की थैली उसकी झोपड़ी से उठा ली। सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा दी। इतना ईर्ष्या जो रहती है ना बेटा, वो उसकी कोई हद नहीं रहती है। जलन, ईर्ष्या, नफरत, ये घृणा व्यक्ति को इतना अंधा कर देती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वही हुआ भैरव के साथ। उसने सूरदास की झोपड़ी में गया पहले तो मौका पाते ही। उसके बेचारे की कमाई, जो भी कितने वर्षों में उसने कमाई होगी, वो पोटली उठा ली और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल पर दृढ़ता से कहता है कि जो कोई 100 लाख बार मेरी झोपड़ी जलाएगा ना, आग लगा दे, तब भी हम 100 लाख बार फिर से बना लेंगे। ऐसा चरित्र दिखाया गया है इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी रचनाएं रहती हैं उनमें यथार्थता रहती है, वास्तविकता रहती है, कल्पना को अधिक स्थान नहीं देते थे वे।
अब हम चलते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हर एक दृश्य की तरफ चलेंगे कहानी में कि झोपड़ी का दृश्य, जो जलाई हुई झोपड़ी का दृश्य था, वो किस तरह का था। तो रात 2 बजे का समय था। सभी लोग अपने अपने घर के बाहर सो रहे थे। अचानक से सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। रात 2 बजे, सोचो आप, अचानक से सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वालाएं और लपटें दिखीं। सभी लोग आग को देखकर सूरदास की झोपड़ी की तरफ चलते बढ़े, मतलब अपने घरों से बाहर खड़े हो गए और सभी लोग आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर आग तेजी से बढ़ती जा रही थी और बुझा पाना असंभव लग रहा था। जब आग गर्मियों के दिनों में खास तौर से जब आग कहीं लग जाती है तो उसको बुझाना जैसे असंभव सा हो जाता है। तभी वहां सूरदास आ पहुंचा और चुपचाप आग के पास खड़ा हो गया, जैसे उसका तो सब कुछ जल गया हो। उसको झोपड़ी के जलने की चिंता नहीं थी, उसको अपने पैसों की पोटली, जो चांदी सोने के जो सिक्के रहते थे, कुछ जो भी धातुओं के सिक्के रहते थे, उनकी चिंता थी। उसकी पूरी जीवन भर की कमाई थी। तभी बजरंगी नाम के व्यक्ति ने पूछा, आग कैसे लगी? क्या चूल्हे में आग छोड़ दी थी? तभी सूरदास ने पूछा कि क्या झोपड़ी के अंदर जाने का रास्ता है? और पीछे से जगधर बोला, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? वही जगधर जो कि सूरदास जी से चिढ़ता था, जिसके मन में ईर्ष्या थी, जो सूरदास के खुश रहने पर जलता भुनता रहता था। और ये नज़ारा देखकर पीछे से कहता है कि क्यों बे सूरे, क्या तूने चूल्हे में आग छोड़ दी थी, इसलिए तेरी झोपड़ी में आग लग गई? अब यहाँ सूरदास अपनी इस झोपड़ी को, जलती हुई झोपड़ी को बहुत देखकर दुख हुआ। तभी नायक राम ने जवाब दिया कि यदि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसा होता। तभी जगधर सफाई देने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोगों को शक था, संदेह था कि जगधर ही ऐसा कर सकता है, या भैरव और जगधर के बारे में सब जानते थे कि वे सूरदास से ईर्ष्या करते हैं। थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई, जलकर राख हो गई और इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए सभी विदा हो गए, अपने अपने घरों की तरफ चले गए। बेचारा सूरदास क्या करे, कहाँ जाए? एक झोपड़ी ही थी जिसमें वो अपना बसेरा रखता था। अब देखो, ये तो था झोपड़ी के दृश्य। अब पोटली और यात्राएं। पोटली अर्थात बिल्कुल सुदामा की पोटली याद आ रही है कि किस तरह से वो छोटी सी पोटली कांख में चपेट कर कृष्ण से मिलने गए थे। तो पैसों की पोटली और यातनाएं मतलब दुख। सूरदास जैसे ऐसा लग रहा था कि क्या करे, लेकिन अचानक उसको अपनी पैसों की पोटली याद आई और वो जाता है अपनी झोपड़ी में और आग बुझाने की कोशिश करता है। आग के जो अंगारे थे उनको शांत करने की कोशिश करता है कि जैसे तैसे जहां मेरी पोटली थी कम से कम वो तो मिल जाए। यदि पैसे नहीं भी मिलेंगे तो कम से कम जो पिघल गए हैं वो चांदी और जो भी धातु है वो मेरे काम तो आ जाएगी। सूरदास को कपड़े और बर्तन आदि के जल जाने का दुख नहीं था, उसे इस पोटली का दुख था जो उसकी उम्र भर की कमाई थी और उसकी सारी आशाओं का आधार। उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष इस छोटी सी पोटली में था। ये पोटली उसके लोक परलोक और उसकी दुनिया की आशा का दीपक थी। क्या करे बेचारा सूरदास ने सोचा कि पोटली के साथ पैसे नहीं जले होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? चांदी के सिक्के थे। वह अपने मन में सोचता है कि अगर उसे पता होता कि ऐसी कोई घटना होती तो पोटली पहले ही निकाल लेता। तरह तरह के प्रश्न उसके मन में जा रहे हैं। जीवन भर की जो पूंजी थी वो पूरी तरह से हो गया और मन में सोचता है कि उसे यहाँ पर पैसे रखने ही नहीं चाहिए थे। पर फिर मन में ख्याल आता, तो यहाँ नहीं रखता तो किसके पास रखता, किसके पास ले जाता? कोई भी तो नहीं है जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। उस पोटली में सूरदास ने 500 रुपए से अधिक इकट्ठे किए थे। और बेटा मैं बता दूं आपको कि सन, देखो आप, 1880 से 1936 के बीच की ये बात है। और वो सूरदास जो बेचारा जमा पूंजी भिक्षा मांगे या कोई भी काम करके मुश्किल से उसने 500 रुपए एकत्रित किए थे। और 500 रुपए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, लगभग 5000 से भी ज्यादा कह सकते हैं हम आज की वैल्यू देखी जाए तो वो बहुत दुखी हुआ। सूरदास ने उन पैसों से गया जाकर पितरों को पिंड देना, मिठुआ की सगाई करने की सोची थी। पितरों को पिंड देना मतलब समझते हो कि वो गया जो है वहां पर जाकर अपने जो पितृ हैं उनको पिंड देना चाहता था, पूजा अर्चना करवाना चाहता था, मिठुआ की सगाई करना चाहता था। वह मन ही मन में सोचता है कि काश एक एक करके काम निपटाता चलता, पर अब एक साथ के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत दुखी, बहुत आहत और
पूरी तरह से जैसे उसकी जीवन भर की कमाई जलकर खाक हो गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। राख के ठंडे होने के बाद अब झोपड़ी जल गई, जलकर खाक हो गई। जलने के बाद भी जो राख रहती है वो अंगारे की तरह धधकती है। अब जैसे तैसे राख ठंडी हुई, वो वहीं बैठा रहा और फिर जाकर देखता है तो देखिए सूरदास अब द्वार की तरफ बढ़ा तो 3 पैर रखने के बाद उसका पैर आग पर पड़ गया। ऊपर राख थी और नीचे आग थी। वह वहीं लकड़ी से राख को पलटने लगा जिससे नीचे की आग जल्दी ठंडी हो जाए, और उसने लगभग आधे घंटे में पूरी राख पलट दी। फिर भी वह पोटली वाली जगह पर गया और राख को टटोलना शुरू किया। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या ना मिले परंतु चांदी तो मिल ही जाएगी। बेचारा नेत्रहीन, आंखों से अंधा, सब कुछ टटोल टटोल कर वहां काम कर रहा है और क्या करे। उसने बहुत ढूंढा परंतु उससे पोटली और पोटली का सामान नहीं मिला। अंततः वह निराश हो गया और उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया। वह गहराई में जा गिरा। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वह राख पर बैठकर रोने लगा। यह पूस की राख नहीं थी बल्कि यह सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। उसने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वह आज कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जमा पूंजी होती है, व्यक्ति अपने लिए, अपने कुछ ऐसे कार्यों के लिए कुछ धन एकत्रित करके रखता है, और जब वह धन ही ना रहे तो वो एकदम बेबस हो जाता है कि अब आखिर क्या करूँगा। कोई भी संघर्ष, कोई भी काम वो करता रहता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक हिम्मत रहती है काम करने के पीछे। उसकी हिम्मत थी, उसकी पोटली थी कि मेरे पास है, मेरे पास है, इसलिए वो कोई चिंता नहीं करता था। लेकिन दुश्मनों ने, जलने वालों ने, जो ईर्ष्या करते थे, उसकी झोपड़ी को जला दिया। ना केवल वहाँ पूस की झोपड़ी थी, पूस मतलब समझते ना, घास फूस की झोपड़ी, ना केवल उसकी घास फूस की झोपड़ी ही जली थी बल्कि उसकी आशाएं, उसकी उम्मीद, उसके विश्वास, सब कुछ जलकर खाक हो गया था। वो बहुत बुरी तरह से निराश हो चुका था बेचारा। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। मतलब यदि किसी गरीब को, किसी की मेहनत की कमाई को यदि कोई छीन भी लेता है ना, तो उसके दिल से निकली हुई हाय, हाय मतलब यहाँ पर ये हेलो वाला हाय नहीं है बेटा, बद्दुआ या उसका दुख दूसरे को, जो जिसने उसके साथ ऐसा काम किया है ना, उसको अवश्य भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जवाब वो व्यक्ति नहीं देता है, जवाब वो परमात्मा देता है जो सब कुछ देख रहा है। कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है लेकिन बिल्कुल कर्म का फल तो मिलता ही है। आइए देखते हैं क्या हुआ। जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया था कि यह उसी की शरारत थी। ठीक है, जगधर को अब, क्योंकि उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, जगधर ने भैरों के पास जाकर पूछा तो उसने बताया कि आग उसी ने लगाई थी। भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। फिर उसने जगधर को एक पोटली दिखाई। जगधर ने पूछा कि इसमें क्या है। भैरों ने कहा इसमें रुपए हैं। भैरों ने कहा कि सूरदास को ही ज्यादा गर्मी थी, वे सुभागी को बहकाना चाहता था, इसलिए मैं उसकी पोटली चुरा लाया। कहते ना, गलत फहमी का कोई इलाज नहीं है, शक का कीड़ा जहां पर बस जाए उसका कोई इलाज नहीं है। यह सुनकर जगधर के मन में लालच आ गया कि वह अकेले इतने पैसे ले लेगा। वह भैरों को पोटली वापस करने के लिए कहने लगा। उसने मोहल्ले वालों का शक उसी पर होने पर पुलिस के मारे उसे बताया और अंत में गरीब की दुहाई देकर उसे पैसे वापस करने को कहा। यह भी कह दिया उसने कि भाई पोटली को वापस कर दो। अब देखते हैं क्या हुआ। जगधर के मन की जो ईर्ष्या थी, ईर्ष्या मतलब समझते हो, जलन की भावना, भैरों की बात सुनकर जगधर के मन में ईर्ष्या और लालच आ गया। वह सोचता है कि भैरों को इतने पैसे बिना कुछ किए अपने आप मिल गए। मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ, सामान मतलब सब कुछ तोलता हूँ, तेल की मिठाई, घी, सब कुछ करता हूँ, कुछ जमा नहीं हो पाता है। वह वहां से घर की ओर बढ़ता है और रास्ते में उसे सूरदास राख छानता हुआ मिलता है। बेटा राख को छानने में लगा था, पोटली टटोल रहा था कि कहीं तो उसकी पोटली मिल जाए। सूरदास से पूछता है कि तुम्हारी पोटली कहाँ है, और सूरदास चौंक जाता है पर वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि एक भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं होती जितना कि उसके पास धन का होना। बेचारा, रुपए मैंने ही तो कमाए थे,
सूरदास मन में सोचता है कि यह सभी पैसे मैंने ही कमाए थे, और वे खुद को समझाता है काम वह इस साल करने वाला था वह कुछ दिनों बाद हो जाएगा। वह अपने मन को समझाती है, सोचता है कि शायद उसने भैरों के पैसे पिछले जन्म में चुराए होंगे, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। फिर वह सुभागी के बारे में सोचता है कि भैरों उसे अपने घर नहीं रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। अंधापन ही कम समस्या थी कि रोज कोई ना कोई समस्या आ जाती है। धन गया, घर गया, अब बस जमीन रही है, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। इन दुख भरे विचारों से दुखी होकर वह बैठकर रोने लग जाता है। क्या करे, लाचार, मजबूर, बेबस, असहा। तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता हुआ आ रहा था। शायद घीसू ने उसे मारा था। इस पर घीसू कह रहा था कि तुम खेल में क्यों रोते हो। अचानक से यह बात सुनकर निराशा, चिंता और शोक में डूबे सूरदास को अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे कर दिया कि मुसीबतें, मुश्किलें, रुकावटें, बाधाएं आएंगी ही आएंगी जीवन में। यदि हम उन्हीं बाधाओं को लेकर बैठ गए तो ये जीवन का जो खेल है उसमें अपने आप ही हार मान जाएंगे। हार और जीत तो जीवन में लगी ही है। उसमें आत्मविश्वास भर गया कि बच्चे भी खेल में नहीं रोते और मैं जीवन के इस खेल में रो रहा हूं। एक अपने आप उससे प्रेरणा मिली। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बार बार हारने और चोट खाने के बाद भी मैदान पर डटे रहते हैं। फिर मैं क्यों रो रहा हूं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की राख के ढेर को दोनों हाथों में भरकर उड़ाने लगा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं हूं ना, मैं फिर काम करूंगा। उसे देख सभी राख उड़ाने लगे और थोड़ी देर में सारी राख साफ हो गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। 100 लाख बार बनाएंगे। अब देखिए उसका जवाब। मिठुआ अपने दादा सूरदास से पूछता है, अब हम रहेंगे कहाँ। सूरदास कहता है कि अब हम दूसरा घर बनाएंगे। वह कहता है और कोई फिर आग लगा दे। तो सूरदास फिर कहता है हम फिर बनाएंगे। मिठुआ फिर कहता है कोई 1000 बार आग लगा देगा तो। सूरदास कहता है हम 1000 बार बनाएंगे। मिठुआ कहता है कोई 1,00,000 बार बना दे, 100 लाख बार जला दे तो। उत्तर देते हुए सूरदास कहता है कि 100 लाख बार बनाएंगे। इस प्रकार के वाक्य सूरदास के आत्मविश्वास को दर्शाते हैं कि किस तरह विपत्ति में भी उसका आत्मविश्वास टूटा नहीं था। इतनी बड़ी विपत्ति आने के बाद भी सूरदास में जोश अर्थात आत्मविश्वास था। जो आत्मविश्वास होता है खुद पर विश्वास, एक उस पर विश्वास ही मनुष्य को आगे की ओर ले जाता है। तो बेटा कितने भी, अभी आप 12th में हैं, जीवन में जब आगे बढ़ेंगे, अपने कंधों पर जिम्मेदारियां लेंगे तो बहुत सारी ऐसी अनकही, अनसुनी, अनदेखी ऐसी घटनाएं आ जाएंगी जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो कभी भी निराश नहीं होना और अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना। जो अपनी हेल्प करते हैं ईश्वर उनकी हेल्प जरूर करता है। आपने सुना ही होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो प्यारे बच्चों, सूरदास की झोपड़ी में हमने देखा कि किस तरह से उसकी झोपड़ी जला देने के बाद भी उसके मन में कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी और वह बहुत अच्छे से फिर से आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहा। अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो यह कथन नायक राम ने कहा था। कब? जब सूरदास की झोपड़ी जल रही थी। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। कलेजा ठंडा होना मतलब जैसे मन को शांति या सुकून मिल जाना। जगधर के पूछने पर कि आग चूल्हा ठंडा नहीं किया, तो इसके उत्तर में नायक राम ने उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता। नायक राम कहना चाहता था कि इस घटना से उनके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। वो जानता था कि सूरदास के शत्रु भैरव और जगधर हैं। लोगों ने सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे उनकी हवा से शायद वह आग लगी थी, परंतु सच यह नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं, किसी ने लगाई है, इसलिए उसने ये कथन कहे थे कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? ईर्ष्या के कारण, नफरत के कारण, बदला लेने के कारण। भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। जब भैरव तथा उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो नाराज में सुभागी सूरदास के घर रहने चली गई। भैरव को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। भैरव के लिए बात असहनीय थी। वो नहीं सह पाया कि ये सूरदास कैसे
मेरी पत्नी को अपने घर में रख सकता है, सहारा दे सकता है। भैरव को सूरदास का यह करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली और वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने स्वाभाविक को साथ में रखा है, उसने उसी घर को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। अगला प्रश्न है, फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए कि जो घास फूस की जो झोपड़ी जल रही थी वो केवल घास फूस की नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अर्थात उसकी इच्छा थी, उसकी अभिलाषाएं थी, उसके काम थे कि वो गया जाएगा, अपने पितरों को मतलब चढ़ावा चढ़ाएगा, या जो भी उसकी जो बहू बेटी है उसका विवाह करेगा या सगाई करेगा। बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारी इच्छा थी, बहुत सारी अभिलाषा थी। ना केवल उसकी झोपड़ी ही जली बल्कि उसकी जो पैसों की पोटली नहीं मिलने पर जैसे उसकी सारी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं खाक हो गई हों, ये कहना चाहा है। तो सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे, उसमें कोई खेती किसानी नहीं की जाती थी। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की कमाई, लगभग 500 रुपए उसकी पोटली में रखे थे, वो भी जलकर राख हो गई थी। उसने यही सोचा था, लेकिन वो जली नहीं थी, वो तो उसके दुश्मन भैरों ने चुरा ली थी। उसे दोबारा इतनी जल्दी कमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपए थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था। सोचो आप, जो गांव के लोग जो पानी के लिए दूर दूर जाते थे, उन पैसों से उसकी इच्छा थी कि गांव में कुआं बनवा देगा। अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। तो ये बहुत सारी जो अभिलाषाएं थीं, जो इच्छाएं थीं, वो कुछ भी पूरी ही नहीं हो पाई और बेचारा उदास हो गया। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गईं। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना झोपड़ी, ना उसकी पोटली, ना उसके पैसे और ना ही उसकी अपनी अभिलाषाएं। बस दुख था, पछतावा था। वह गर्म राख में अभी अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए बेचारा बेबस सा, लाचार सा अपनी झोपड़ी में बैठा रहा। अगला प्रश्न है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? आप सोचो ना, ईर्ष्या का कोई बड़ा रूप नहीं होता। कोई भी व्यक्ति आपकी खुशियों को देखकर जल जाता है। समझ में ये नहीं आता कि व्यक्ति ये जलन या ईर्ष्या की भावना को अपने मन में स्थान ही क्यों देता है। जिसके मन में ईर्ष्या, जलन, नफरत ये भाव रहते हैं ना, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि हमेशा वो उसके मस्तिष्क में उथल पुथल चलती रहती, क्या किया जाए, कैसा किया जाए। तो बेटा हमेशा अपने मन में सुख, शांति, धैर्य, परोपकार, दया, करुणा ऐसी भावनाओं को रखना, ताकि जो नकारात्मक भावना है वो स्थान ही ना पा सके। जगधर के मन में, जगधर जब भैरों के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई, तो उसे पता लगा कि भैरों ने ही सूरदास के घर में आग लगाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास के पूरे जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली है। यह राशि 500 रुपए से अधिक की थी। जगधर को भैरों के पास इतना रुपए देखकर अच्छा नहीं लगा कि ये तो अकेले ही इतने पैसे हड़प जाएगा। वह जानता था कि इतना रुपया है जिससे भैरों की जिंदगी सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती है। भैरों की चांदी होते देख उससे ना रहा गया। वह मन ही मन भैरों से ईर्ष्या करने लगा। सोचो आप कि जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या भाव जागा। जो अपने आप को दोस्त कहते थे ना, उन्हीं के आपस में खटास आ गई, ईर्ष्या की भावना जाग गई, क्योंकि एक के पास पैसे आ गए ना, तो उसने भैरव के मन में ईर्ष्या करने, लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव के इतने रुपए लेकर आराम से जिंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठता। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई। कहते ना कि शत्रु को पराजित करना हो तो खुश रहो, इतना खुश रहो कि वह सोच सोच कर ही परास्त हो जाए कि आखिर ये सामने वाला दुखी क्यों, खुश क्यों है। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था?
सूरदास जो था वो अपनी आर्थिक हानि, जो भी उसकी पोटली चोरी हुई, वो क्यों बताना नहीं चाहता था जगधर को? सूरदास एक अंधा भिखारी था, वह लोगों के दान पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात है। इस धन के पता लगने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया, कहीं चोरी तो नहीं की, तरह तरह के सवाल खड़े हो सकते थे। इसलिए सूरदास ने कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं है, लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सक पका गया बेचारा। वह जगधर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगधर के द्वारा बताए जाने पर कि वह रुपया अब भैरों के पास है, तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। सोचो आप, वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लगे कि उसके पास इतना धन था तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, छुपाना चाहता था, क्योंकि एक भिखारी के पास इतने पैसे, 500 रुपये काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी उस समय। इतने रुपए या पैसे होना कैसे आए भिखारी के पास? तो गांव वाले तरह तरह से उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। उसका मान सम्मान जो भी है वो पूरी तरह से धूमिल हो सकता है, मिट सकता है। इसलिए सूरदास ने जगधर से अपने पैसों की बात गुप्त ही रखी, छुपाए रखी। अगला प्रश्न है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर के दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। अब देखिए, सूरदास की झोपड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, उसकी पैसों की पोटली भी नहीं थी। वो पूरी तरह से निराश, हताश होकर रोने लगा था। लेकिन जब वहां पर बच्चों का झुंड खेलते खेलते गुजरा और एक बच्चा रोने लगा खेल खेल में, तो दूसरे बच्चे ने कहा, अरे खेल में रोते हो? खेल में कोई रोता थोड़ी है। ये जो वाक्य थे, ये जो कथन थे बच्चों के, सूरदास के कानों में जब पहुंचे तो उसके मन में भी ये भावना जागी कि मैं भी इस जीवन के खेल में रो रहा हूं। अरे जीवन तो एक खेल के समान है, और जो खेल में हार जाने पर रोता है वो क्या आगे बढ़ेगा? क्योंकि खेल में हार जीत तो तय है, कोई हारेगा कोई जीतेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों पक्ष जीत जाएंगे। तो जब कभी हार जाओगे तो क्या निराश होकर अपने हथियारों को फेंक दोगे, अर्थात जीवन जीना छोड़ दोगे? तब ये जाकर उसमें आत्मविश्वास की भावना जागी। सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख और ग्लानि, नैराश्य की भावना नहरा रही थी। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हो। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी मन को प्रसन्नता पहुंच गई और निराश सूरदास जैसे जी उठा। उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीत तो चलती ही रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं है, बल्कि जीवन संघर्ष का डटकर सामना करना चाहिए। वही जीवन है, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है। मैं तो ये कहूंगी कि संघर्ष ही जीवन है, तो यही सही है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, घबराना नहीं है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हाँ, मनुष्य है, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, चिंता आ जाती है, लेकिन तुरंत 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 उससे ओवरकम हो जाइए। उसको भगा दीजिए कि तू क्या मुझे हराएगा, मैं खुद खड़ा हो गया हूं अब जीतने के लिए। बस यही है आत्मविश्वास की भावना। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। घीसू के वचनों से ने उसे समझाया कि खेल भी बच्चे में रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। वह जैसे वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर प्राप्त विजय गर्व की तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। ठीक है, हार में जीत हो गई उसकी और उसने अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया, और यही है जीवन की सच्ची जीत। अगला है हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए कि उसकी झोपड़ी जल गई, उसकी जीवन भर की कमाई भी चोरी हो गई, परंतु फिर भी वो कहता है कि हम 1000 बार बनाएंगे, लाख बार बनाएंगे, 100 लाख बार बनाएंगे, कि हम जब तक जीवन है संघर्ष करेंगे। दृढ़ निश्चय, वह एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति है। रुपए के जल जाने के बाद उसने कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बात से जैसे वह दोबारा खड़ा हो गया और एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है।
उसने दृढ़ निश्चय मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछतावा छोड़कर उसने नई हिम्मत का समावेश हुआ। और जब उसने पूछा घीसू ने कि आपकी झोपड़ी जल गई, बोले हम फिर बनाएंगे। अपना घर जल गए, हम कहाँ रहेंगे, हम बनाएंगे। फिर से किसी ने जला दिया तो हम फिर से बनाएंगे। किसी ने 1000 बार जला दिया तो हम 1000 बार बनाएंगे। 100 लाख बार भी कोई जला देगा ना तो हम फिर से बनाएंगे। ये उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है, उसकी कर्मठता को दर्शाती है। परिश्रमी वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था। उसे स्वयं पर विश्वास था, तब वह उठ खड़ा हुआ, परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। बहादुर भी था। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती है, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती है। इसमें सूरदास बहादुर व्यक्ति था। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी रचनाएं रहती हैं उनमें ये सीख मिलती है कि जीवन संघर्षों का ही नाम है। मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, और पहाड़ से बड़ी मुसीबतें जब हमें सामने दिखती है तो हमें लगता है हम क्या करें। लेकिन दशरथ मांझी को याद कीजिए, जिसने पहाड़ से भी ऊंचा आदमी अर्थात पहाड़ को खोदकर रास्ता बना लिया। तो हम वही है ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला, जो कि अब सिद्धार्थ नगर में है, कि बिस्कोहर गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उसी बिस्कोहर गांव में। शिक्षा पहले गांव में, फिर बलरामपुर कस्बे में, उसके बाद उच्च शिक्षा कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की। 15 नवंबर सन 1958 को देवी सिंह बिष्ट महाविद्यालय नैनीताल में आप अध्यापक भी नियुक्त हुए। 8 अक्टूबर सन 1959 को किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में भी नियुक्ति हुई। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में अध्यापन। 15 फरवरी 1996 को 65 वर्ष पूरे होने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। रिटायरमेंट कहते हैं, सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट हो गया। बिस्कोहर की माटी का सार देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम व्याख्या या सार ध्यान से सुनते हैं तो उनसे संबंधित छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है। याद रखिएगा, बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी। इस पाठ में लेखक ने स्वयं के ऊपर बीती हुई बातों को और अपने गांव बिस्कोहर के सौंदर्य के बारे में बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। सजीव वर्णन मतलब अपने आप का जो बिल्कुल लाइव कह सकते हैं जिसको, कि जो उन्होंने वहां पर जैसा जीवन जिया, जैसा अनुभव किया, उसी का उल्लेख किया है। यह पाठ विश्वनाथ जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। यह पाठ आत्मकथा शैली में लिखा गया है और बहुत ही रोचक और पठनीय है। लेखक ने अपनी उम्र कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में मां, गांव और आसपास की प्रकृति परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। आत्मकथा शैली समझ गए ना? उन्होंने अपने जीवन में जो घटित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी यादें हैं, इस बिस्कोहर की माटी के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है। साथ ही साथ लेखक ने इस पाठ में गांव के कई प्रकार के फूलों का वर्णन किया है कि गांव में इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते थे, मनोहारी फूल खिलते थे। उनकी विशेषताओं को बताया है, जैसे कमल का फूल तालाबों में उगता है, इनके बीज, डंठल आदि खाए जाते हैं, इसका पत्ता भोजन परोसने के काम भी आता है। पहले बहुत पत्तल, अब तो वो पत्तल है, किसी भी पत्ते की पहले जो पंगत होती थी गांव में, शादी ब्याह में या कोई अच्छा कार्यक्रम होता है उसमें पत्तल मतलब पत्ते की जो थाली रहती है उसको पत्तल कहते हैं। तो जो
कमल का पत्ता रहता है, अच्छा खासा बड़ा रहता है, उसमें भोजन परोसने के काम आता है। कोइया के फूल तालाबों और गड्ढों के जल में खिलता है। इसमें से मीठी और बहुत सुगंधित गंध आती है। सिंघाड़े के फूल, सिंघाड़े जानते हो, जो अधिकतर दिवाली 11 पर मिलते हैं। सिंघाड़े के फूल जल में उगने वाले सफेद रंग का होता है। इसके फूल से ही सिंघाड़े के फल मिलते हैं, जिसे खाया जाता है। हर सिंगार के फूल शरद ऋतु में खिलता है। यह सफेद रंग का होता है तथा खुशबूदार फूल है। इसे पूजा फूल भी कहते हैं। यह परिजात तथा शेफाली के नाम से जाना जाता है। परिजात जानते हो ना, एक नीले कलर का फूल रहता है जो शिव जी को बहुत ही सुंदर, मतलब शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इसके फूल, पत्ते, छाल आयुर्वेद में उपयोगी भी होती है परिजात की। कदम्ब के फूल संतरी रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर के, तथा इसमें सफेद रंग की छोटी छोटी सफेद पंखुड़ियां होती हैं। कई फूलों का यहाँ पर वर्णन किया है। और अभी तो वसंत पंचमी भी आ रही है। आपको पता है कब है वसंत पंचमी? अच्छा हाँ, ओके, 26 जनवरी को ही वसंत पंचमी है। इस बार की ये जो दो तिथियां हैं वो एक साथ मिल गई हैं। वसंत पंचमी या वसंत ऋतु है, ऋतुराज कहलाती है। तो यह गुच्छे में होता है। सरसों के फूल पीले रंग के होते हैं। इनसे तेलीय गंध आती है। सरसों की खेत, सरसों के फूल, पहले की यदि पिक्चर्स देखी जाए, मूवीज देखी जाए, तो सरसों की खेती और बहुत सुंदर तरीके से उन्हीं खेतों के बीच में, चाहे वो यहाँ की वो कदम कदम पर धरती बदले रंग, वो देश रंगीला रंगीला, बहुत से जैसे देशभक्ति के गीत हों या जो फिल्में हैं उनमें भी बहुत सारे सुगंधित फूलों का वर्णन किया जाता है। सरसों की खेती का वर्णन किया जाता है। सुंदर सुंदर पीले फूलों का भी देखने को मिलता है। तो जो सरसों के फूल रहते हैं उनमें से तेलीय गंध आती, क्योंकि आपको पता है सरसों से तेल बनता है। इससे सरसों के बीज भी मिलते हैं। भरभंडा, इसे सत्यनाशी भी कहा जाता है। ये पीले रंग का होता है। बरसात में जब आंखों की बीमारी का प्रकोप फैलता है, अक्सर आई फ्लू जिसको कहते हैं, वो बरसात के दिनों में आता है, तो दवाई के रूप में काम आता है। जूही का फूल सफेद रंग का होता है, खुशबूदार होता है। इसे गजरा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। जो बालों में, केशों को सजाया जाता है ना, उस गजरे का जो होता है वो जूही का होता है। भगवान को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने तोरी समझते हो, सब्जी रहती है जो जैसे गिल की, भिंडी की तरह ऐसी तोरी रहती है, जिसमें लाइन 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 रहती है, वो तोरी रहती है। और जिसमें लाइन नहीं रहती है वो गिल की रहती है। लौकी भी समझते हैं, भिंडी, भटकैया, इमली, अमरूद, बैंगन, कोहड़ा, शरीफा किसे कहते हैं? सीताफल को? बताना मुझे कमेंट में। आम के बौर, कटहल, बेल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूलों का भी वर्णन किया है। सब कुछ, पूरा गांव दिख रहा है मुझे तो। अपने खेत खलिहान और छोटा बचपन मुझे अपना याद आ गया, जब कभी कभी खेतों में जाते थे और मटर के खेत से मटर की फली स्वयं तोड़कर खाते हैं। चने की बिल्कुल कच्चे जो फल रहते हैं उनको खाओ, आहा, मज़ा आ जाता है। बहुत ही पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लेखक ने गांव के बिलों का, जो बिल होते थे खेतों में, कहीं सांप का बिल है तो कहीं किसी का बिल है, मेड़ों में रहने वाले सांप और बिच्छुओं का भी उल्लेख किया है। मेड़ समझते हो, जैसे खेत है और खेत का जो पार्टीशन रहता है या बीच की जो रास्ता रहती है उसको मेड़ कहा जाता है। तो जैसे उनका उल्लेख किया, जैसे धामिन, गेहुआ, करेत आदि। लेखक कहते हैं कि गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते। पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि उसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी, बल्कि प्रकृति पर निर्भर होते हैं। और इस प्रकृति की सुंदरता को लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया है, बहुत अच्छे से जीवन यापन किया है। एक तरफ लेखक ने फल फूल से परिपूर्ण प्रकृति संपदा का, और दूसरी ओर बारिश के दिनों में बदहाल गांव जो चारों तरफ पानी से भरा होता था, बाढ़ से पूरा गांव तहस नहस भी हो जाता था, उसका जिक्र करते हुए गांव की तकलीफ को भी बताया है कि एक तरफ जहां खुशी है वहां दूसरी तरफ कष्ट भी है। लेखक का मानना है कि ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का उपयोग किया जाता था। मुझे आज भी याद है, जब हम बहुत छोटे थे, 5वीं क्लास से पहले की बात करती हूँ मैं, तो जब कभी कोई बीमारी होती थी, जैसे फीवर आ गया या बुखार आ गया, तो हमारे दादाजी एक
जिसको अभी हम कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, गिलोय, उसको गुरबेल भी कहा जाता है। उस बेल को पीस कर उसका काढ़ा बनाकर 1 चम्मच पिला देते तो बुखार मुखार सब ऐसे छू मंतर होकर भाग जाता था। तो प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों का उपयोगी बताया है। बिस्कोहर में गर्मी हो, वर्षा और शरद ऋतु में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक ने जो गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख पाठ में मिलता है। साथ ही साथ लेखक ने अपने बारे में एक और बात कही है कि जब लेखक 10 वर्ष के थे तब अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की को देखा, तब उनके मन में उठे। 10 वर्ष के जब थे तो उन्होंने अपने से 10 वर्ष बड़ी लड़की को देखा, तो उनके मन में जो भाव, जो संवेग उठे, अमिट प्रभाव उनकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की है। अर्थात जो उन्होंने उस समय महसूस किया वो भी यहाँ पर बताया है। सत्यता और नैसर्गिक की उद्घोतक है। इस पाठ में लेखक ने माँ और बच्चे के बीच के संबंध का गहरा चिंतन किया है। लेखक कहते हैं कि सभी बच्चों का अपनी माँ के प्रति बहुत गहरा संबंध होता है। एक माँ और बच्चा, ये जो संबंध है वो परमात्मा ने स्वयं इतना प्यारा, इतना पवित्र बनाया है कि ये रिश्ता सर्वोपरि है। ये जो संबंध है बच्चे का माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है 9 माह माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, जो वो खाती है वो उसको मिलता है, मतलब अपनी ऊर्जा भी उसी को दे देती है। तो अपने माँ के दूध पर निर्भर होता है जब बच्चा जन्म लेता है। वह 0 से लेकर 6 माह तक माँ का दूध अनिवार्य रूप से पीता ही है, और ये अनिवार्य माना भी गया है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, विज्ञान भी कहता है, जो अगले 3 साल तक पी सकता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपनी आंचल की छांव में उसे छुपा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है और दूध पिलाती है। इससे माँ और बच्चे के बीच संबंध और भी गहरा होता है। बच्चा अपनी माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, बहुत मज़े करता है, खाता पीता है और बड़ा होता है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श और गर्माहट को महसूस भी करता है। और कोई भी विपत्ति हो, परेशानी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, बच्चा यदि माँ की गोद में है, माँ के आंचल में हो, तो किसी चीज़ का उसे भय नहीं। सबसे सुरक्षित माँ का आंचल। बच्चा अपने जीवन के हर पल, हर खुशी, गम, भूख, आंसू, सभी क्रियाओं में माँ ही साथ होती है। माँ बच्चे के हर एक छोटी छोटी क्रिया से खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है, और साथ ही साथ माँ बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता उस पर न्यौछावर करती है। और सबसे सुकून, सबसे अच्छा जो एक फीलिंग रहती है, एक महसूस जो करती है, वो उसको सुकून मिलता है। बहुत पीड़ा भी सहती है, लेकिन अपने बच्चे का चेहरा देखते हुए सारी पीड़ाओं को भूलकर उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढती है और उसका चेहरा चमक जाता है। ये माँ और बच्चे का संबंध है। लेखक ने आगे की ठुमरी के बारे में कहा है कि यह ठुमरी बड़े गुलाम अली खां साहब ने गाई है, जिसमें एक औरत व्याकुल नजर आती है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने, काले घने बाल संवारे हुए हैं, आंखों में नमी भरी हुई अपने साजन का इंतजार करती है। अब वहाँ का क्या, किस तरह के गीत गाए जाते थे, ठुमरी जैसे कोई गा रहा है, और उसमें जो वर्णन देखने को मिल रहा है उस ठुमरी में, उसका वर्णन यहाँ पर है, जिसे सुनकर हृदय रोने लगता है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। पूरी रचना में, इस पूरे पाठ में लेखक ने अपने देखे महसूस किए हुए यथार्थ को प्रकृति सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। यथार्थ समझते हो, जिसको कहते हैं वास्तविकता, सच्चाई, रियलिटी, ठीक है, यही होता है यथार्थ। तो जो भी रचना आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत हो रही हो, वो लेखक ने स्वयं अनुभव किया है, कोई कल्पना नहीं है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है, जो कि पाठक को या हम सभी को, श्रोताओं को सुनने में समझ भी आती है, और पूरी तरह से हम उसके अनुभवों में भी अपने आप को खो देते हैं। त्रिपाठी जी ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया और अपने गांव बिस्कोहर की मिट्टी की और वहाँ की सुंदरता, गांव में होने वाले समस्याओं, बदलते मौसम, वहाँ का रहन सहन, खान पान और रातों की चांदनी भरी फूलों की मधुर मंत्रमुग्ध खुशबू, इन सभी का भी वर्णन किया है। अब हम चलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ। कहानी आप समझ गए हैं कि लेखक त्रिपाठी जी ने यहाँ पर अपने ही अनुभवों को आत्मकथा शैली में बिस्कोहर की माटी के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है।
समझ गए हैं कि माँ और बच्चे का संबंध बताया गया है, साथ ही साथ गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी वर्णन किया है, तरह तरह के फूलों का वर्णन हुआ है, कमल के फूल, पत्ते, डंठल सभी का उपयोग भी बताया है, साथ ही साथ परिजात हुए और भी कई फूलों का वर्णन किया है, सिंगाड़े के फूलों का वर्णन किया है, जूही के फूलों का वर्णन किया है, अर्थात जो प्रकृति की सुंदरता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और जानते हैं कि जो अभी हमने सुना क्या हमारे मस्तिष्क में है, क्या हमेशा के लिए विराजित है, क्या हम परीक्षाओं में बहुत अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे? यस, बिल्कुल आप लिख पाएंगे। कुइयां किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। तो कुइयां तालाबों, गड्ढों के जल में उगने वाला एक प्रकार का पुष्प है जिसे कुमुद भी कहते हैं, जो कि रात्रि में खिलता है। कोका बेली भी कहते हैं। कुइयां पानी से भरे गड्ढे में उग जाती है। इसकी खुशबू मनमोहक होती है। शरद ऋतु की चांदनी में तालाबों में उस चांदनी की जो छाया बनती है वह कोइयों की पत्तियों के समान लगती है, दोनों एक समान दिखाई देती हैं। कोइया का जो फूल है वो सफेद दूधिया चांदनी की तरह होता है। बच्चे का मां का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, मां से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। तो इस पर हमें वर्णन करना है और टिप्पणी देना है कि सभी बच्चों का अपनी मां के प्रति बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध बच्चे का मां की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है और मां का दूध पीता है तो यह संबंध और भी अटूट हो जाता है। 0 से लेकर 6 माह तक अनिवार्य रूप से मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है और यही उसके जीवन का आधार होता है, जो अगले 3 साल तक पी सकता है। मां अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में उसको छुपा कर रखती है और उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है। इससे मां बच्चे के बीच का संबंध है जो गहरा होता है। बच्चा अपने मां के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है। हर एक बच्चे की क्रिया में मां भी शामिल हो जाती है। बच्चा मां के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी मां के स्पर्श और गर्माहट को भी महसूस करता है और ये जो संबंध है वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। ये जो रिश्ता है पवित्र है। मां सबसे प्यारा शब्द, मां सबसे विशाल या व्यापक शब्द जिसको परिभाषित करना संभवतः शब्दों में संभव नहीं है। बच्चा अपने जीवन के हर एक पल, खुशी, गम, भूख, आंसू, सभी क्रियाओं में मां ही साथ होती है। माँ बच्चे के हर छोटी छोटी क्रिया से खुश होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है। बच्चे को गोद में लेकर माँ उस पर न्यौछावर कर देती है, सारी खुशियों को वो न्यौछावर कर देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हुआ? बेचारा बच्चा, क्या क्या अत्याचार हुआ? क्या छोटी सी उम्र में ही उसका एक और भाई आ गया? हाँ, यही हुआ था। प्रस्तुत पाठ के अनुसार विश्वनाथ अभी बहुत छोटे थे। मां के दूध का सेवन कर ही रहे थे कि उनके छोटे भाई का जन्म हो गया। छोटे भाई के आ जाने से मां ने उन्हें दूध पिलाना बंद कर दिया। अब उनकी मां का दूध उनका छोटा भाई पीने लगा था और उन्हें मां से दूर होना पड़ा। इसलिए विश्वनाथ इसे स्वयं पर अत्याचार कहते हैं। छोटा भाई मां का दूध पीता और विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था और इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। गर्मी की बात करें या जब लू चलती है तो उससे बचने के कौन कौन से उपाय हैं? क्या आपको कोई सा उपाय पता है क्या? जब गर्मी या लू कहते हैं ना, लू भाई, सनस्ट्रोक, ओ माय गॉड। अब मई और जून, अप्रैल मई जून या ज्येष्ठ आषाढ़, बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ हिंदी के महीनों में देखा जाए तो इनमें भयंकर आग, जैसे सूरज जो है आग के गोले बरसा रहा हो, धरती तबे की तरह तप जाती है, लू चलती है। इससे उपाय क्या क्या हैं लू से बचने के लिए? ओके, प्याज अपनी पॉकेट में रख लेना, वेरी नाइस, और आम का पन्ना पीना, शरबत पीना, ये सारी बातें हैं। तो आइए देखते हैं गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाए और अपने पास रख लिया जाए। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना भी पिया जाता है। कच्चे आम को भूनकर गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत बनाकर पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कच्चे आम को भूनकर शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है, जिससे गर्माहट या जो लू की खतरनाक प्रकोप है उससे बचा जा सकता है। कच्चे आम को भूनकर उबालकर गर्मियों के समय उससे सिर को भी धोया जाता है। जी हाँ, हम प्याज और आम के उपायों से परिचित हैं। बहुत बढ़िया। और कोई उपाय आपके पास हो तो जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। उनका भी गर्मियां आने वाली हैं तो हम उपाय करेंगे उनका। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है?
कोई भी पशु पक्षी, इवन छोटे छोटे जो चिड़िया रहती हैं या कोई भी प्राणी जो बच्चों को जन्म देता है, चाहे वो अंडे दे या जन्म दे, अब जो माँ रहती है उसका रूप हमेशा समान ही रहता है। अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए स्वयं तत्पर खड़ी रहती है। कोई भी परेशानी आए तो ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर बत्तख अंडे देते समय पानी से बाहर आ जाती है। अंडे देने के बाद अपने अंडों को सेकती है जब तक अंडे से बच्चे बाहर ना निकल जाएं। बत्तख अपने अंडों को अपने पंखों के बीच रखती है। सबसे बचाकर अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ, कोमलता से कार्य करती है और अपने बच्चों पर कड़ी नजर भी रखती है ताकि उनकी कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही विश्वनाथ की माँ भी करती हैं। वह बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं, दूध पिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, उसका हर कार्य करती हैं। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ जी ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि जहां गांव की चर्चा करते ही सुंदरता मनमोहक दृश्य सामने आता है तो वहीं पर बाढ़ की भयावह से गांव के गांव डूब जाते हैं, बेघर हो जाते हैं लोग। लेखक कहते हैं कि बिस्कोहर में बरसात सीधे नहीं होती है। बिस्कोहर में पहले आकाश में बादल घिर जाते हैं, उसके बाद वह गड़गड़ाने लगते हैं, गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है। दिन में आकाश में बादल छाए तो लगता है कि रात हो गई। बहुत तेज बारिश होने लगती है, मूसलाधार बरसात। बारिश का स्वर तबला, मृदंग तथा सितार जैसा सुनाई देता है, गड़गड़ धड़धड़ तरह तरह की आवाजें। लेकिन जब तेज बारिश होने लगती है तो लगता है मानो दूर से घोड़े भागे चले आ रहे हों। यहाँ वर्षा एक दिन होकर बंद नहीं होती है, कई दिनों तक थमी रहती है, होती रहती है। बारिश के कारण किसी के घर के मकान गिर जाते हैं तो कभी जमीन में धंस जाती है। अर्थात जो बरसात की जो स्थिति है वो भयंकर रूप भी धारण कर लेती है। नदियां में पानी उछाल मारने लगता है, बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है। गांव के सभी पशु पक्षी बरसात का आनंद उठाते हुए यहां से वहां भागते हुए दिखाई देते हैं। पहली बरसात में भीगने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। गांव लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो भी पहली बरसात है उसमें यदि अपने आप को भिगो लिया जाए तो वो आपकी जो भी चर्म स्किन डिजीजेज हैं वो खत्म हो जाते हैं। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। कैसे? क्या आपने कोई ऐसा फूल सुना है जिससे दवा बनाई जाती हो? जी हाँ, लेखक के अनुसार लोगों का मानना है कि सारे फूल अपने रंग तथा गंध के कारण पहचाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सिर्फ फूलों के रंग और गंध की बात को नकारते हैं। वे कहते हैं कि फूल केवल गंध नहीं देते, वे दवा भी करते हैं। वे भरभंडा नामक फूल के बारे में बताते हैं। इस फूल से निकलने वाला दूध गर्मी के दिनों में आंखें आने पर दवा का काम करता है। इसे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो जाती है। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। वाओ, ये बात आज नई बात पता चली कि जो नीम के फूल हैं वो चेचक के मरीज को ठीक कर सकते हैं। बेर के फूलों को सूंघने मात्र से ही बर्रे ततैये का डंक अपने आप झड़ जाता है। ओ माय गॉड, बेटा इनको याद रखिएगा। सूंघने मात्र से जो बेरी का पेड़ रहता है ना, उसमें बेर लगते हैं, उसका यदि ततैया या बर्र जो डंक मार देती है और खतरनाक तरीके से झंझनाहट होती है, यदि बेर के पेड़ को सूंघ लिया जाए तो वो डंक अपने आप झड़ जाता है। लेखक फूलों के महत्व को बताते हुए दवा का उल्लेख करते हैं कि देखो, ये जो रहता है एक, ठीक है, उसके जो रहता है कि सिर्फ उसका दूध आंखों में निचोड़ लेने से बीमारी हो जाती है खत्म। नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक करते हैं। बेर के फूल को सूंघने से बर्र का डंक अपने आप झड़ जाता है। तो फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का काम भी करते हैं, इसलिए लेखक ने ये बात कही। प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। लेखक की प्रकृति, नारी, सौंदर्य संबंधी कुछ मान्यताएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। जब लेखक 10 वर्ष के थे तो उसने एक स्त्री को देखा, वह उसे 10 वर्ष बड़ी थी। 10 वर्ष बड़ी थी, लेखक स्वयं 10 वर्ष के थे, वो उनसे 10 वर्ष बड़ी थी। उसका सौंदर्य अद्भुत था। लेखक कहते हैं कि संतोषी भैया के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता भी लगी थी।
उससे आने वाली मनमोहक सुगंध लेखक के प्राण को महका देती थी। लेखक को चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते मानो पेड़ों, लताओं, खिले फूलों में चांदनी खुद उतर आई हो। वहां लेखक एक औरत के रूप में ही नहीं बल्कि जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में दिखाई देती है। फूलों की खुशबू आ रही थी, प्रकृति सजीव नारी बनी हुई थी और लेखक नारी में आकाश, चांदनी, सुगंध सब कुछ देख रहे थे। लेखक प्रकृति में उस औरत को भी और औरत को प्रकृति के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रकृति नारी, नारी प्रकृति, सब जैसे सजीव हो गया हो। अब प्रश्न आया है कि ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। ऐसी कौन सी याद है जिसमें लेखक ने मृत्यु की बात कही है। लेखक कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है जिसमें एक औरत व्याकुल नजर आती है, सफेद रंग की साड़ी पहने, काले घने बालों को संवारे हुए, आंखों में नमी भरी हुई, अपने साजन का इंतजार करती है, जिसे सुनकर हृदय रोने लगता है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है कि ठुमरी गाई है, उस ठुमरी में एक स्त्री है। गायन में बखान किया है कि एक स्त्री खड़ी है, अच्छा गौर वर्ण है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, घने बाल हैं, बालों को संवारे हुए है और अपनी साजन की याद में वो रोए जा रही है। ये ठुमरी है। तो यहीं पर इसी स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है और लेखक ने इसी की चर्चा की। तो बस मैं यहाँ एक और बात आपसे कहना चाहूंगी बेटा कि ध्यानपूर्वक सुन लो। ध्यानपूर्वक सुन लोगे तो हमेशा याद रहेगा और परीक्षाओं में आप उत्तर भी अच्छे से लिख पर आओगे। जन्म हुआ 15 जुलाई 1937 मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा गांव में। वाह वाह। शिक्षा महाराजा शिवजी राव मिडिल स्कूल और हाई स्कूल इंदौर में, पहले होलकर कॉलेज, गुजराती कॉलेज और क्रिश्चियन कॉलेज में गणित और विज्ञान की पढ़ाई की। रचनाएं अब तक उनकी प्रमुख पुस्तकें जो राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई हैं वे हैं धर्मा ऑफ बीइंग हिंदू, मासी कगड़ और कगड़ करे, सम्मान। उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007-8 के लिए शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। मृत्यु 15 नवंबर 2009 दिल्ली में हुई। अब देखिए अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में आखिर क्या बताया है लेखक ने। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश के मौसम, ऋतुओं, नदियों, जीवन और संस्कृति का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। अतीत में मालवा कितना खुशहाल था, जहां हर कदम पर पानी की उपलब्धता थी, मतलब सुखी संपन्न सब कुछ था। आज उस मालवा प्रदेश का जल विलुप्त होने की कगार पर है। क्यों? क्या हुआ जिसके कारण पुरानी संस्कृति और नई खाऊ उजाड़ संस्कृति ने लेखक के मन पर विपरीत प्रभाव डाला कि जो मालवा कभी एक पहचान हुआ करता था सुखी और संपन्नता की, आज वही उजाड़ की कगार पर आ गया है। उसकी जीवन प्रत्याशा को प्रकट करने का प्रयास किया है कि किस तरह की स्थिति आ गई है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो इसका असर जनजीवन पर भी पड़ता है। ग्रामीण जीवन में आज भी बारिश ही ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी करती है। उनके आवागमन के साधन ठप हो जाते हैं और लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। बारिश से गेहूं और चने की फसल तो अच्छी होती है, लेकिन सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाती है। देखो, गेहूं और चने की फसल को थोड़ा पानी मिल जाए तो वो अच्छी हो जाती है, लेकिन बात की जाए सोयाबीन की तो बर्बाद हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है और लोगों के घरों, दुकानों आदि में पानी घुस जाता है। अब ऐसे में क्या करे व्यक्ति, क्या करे बेचारा। लेखक के अनुसार मालवा में पानी पहले की तरह नहीं गिरता, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाली गैसों के कारण वातावरण गर्म हो रहा है। आपको पता ही है कि प्रदूषण इतना अधिक बढ़ता ही जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। कितनी मतलब सब कुछ एकदम प्रकृति का जो चक्र था वो कुचक्र में परिवर्तित हो रहा है। मालवा में आधुनिक प्रगति की आड़ में पर्यावरण का लगातार दोहन हो रहा है कि आधुनिकता लाई जा रही है, विकास लाया जा रहा है और वहीं पर पर्यावरण का नाश होता जा रहा है। कैसे? वो आप भली भांति जानते हैं कि वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण, उद्योग धंधों का निर्माण,
इस निर्माण की आधुनिकता आधुनिकता, विकास विकास, ऐसे में प्रकृति का तो दोहन किया जा रहा है, उसका विनाश किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण फैल रहा है। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं, अर्थात वेस्टर्न जो कल्चर है उसी में डूबते जा रहे हैं, अंधी दौड़ में ऐसे शामिल हो जा रहे हैं कि बस यही है सत्य और इसी के आधार पर हमारा जीवन चलेगा। जबकि ये असमंजस की स्थिति है। असमंजस समझते हो? असमंजस मतलब होता है कंफ्यूजन। यस, कंफ्यूजन। पश्चिमी प्रगति से पहले भारत की संस्कृति में जल प्रबंधन, नगर नियोजन आदि के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। इसका प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से भी मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने सुना होगा, अवश्य पढ़ा होगा इतिहास में, कि जो हड़प्पा संस्कृति जैसे किस तरह का नगर नियोजन होता था, कितने मतलब सुव्यवस्थित वहाँ की जो नगर हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे, नालियाँ जो हुआ करती थी वो ढकी हुई थी। मतलब एक अनोखी सभ्यता जिसको कि आज इतने वर्षों बाद भी आज हम उस तरह के समाज और नगर का स्थापना नहीं कर पाए हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसा पुनर्जागरण के बाद आया। पश्चिम का पुनर्जागरण बहुत पुराना नहीं है, जबकि यहाँ हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई से स्पष्ट है कि भारत की प्राचीन जो सभ्यता है वो जल प्रबंधन की विस्तृत योजना बनाई गई थी वहां पर। यदि उसी सभ्यता का पालन नियमित रूप से किया जाता, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता, तो आज इतना प्रदूषण का सामना हम नहीं कर रहे होते। आचार्य चाणक्य के दिशा निर्देशों के तहत आम जनता के सहज और उचित प्रशासन का लाभ देने के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई गईं जो पश्चिमी संस्कृति या पुनर्जागरण के बाद उत्पन्न हुई विकासशील संरचना को भी पीछे छोड़ देती हैं। साथ ही साथ लेखक ने कहा है कि लेकिन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की अज्ञानता के कारण वे ये नहीं जानते कि विक्रमादित्य भोज और मूंज ने जल प्रबंधन को समझ लिया था, जिसमें वे पुनर्जागरण के आगमन से पहले खुद को विशेषज्ञ मानते थे। पठार पर पानी रोकने के लिए उन्होंने तालाब, बावड़ियों का निर्माण करवाया। बावड़ी जानते हैं ना, चौकोर कलर की होती थी, जिसमें चौकोर आकार, चौकोर हुआ करता था, चारों तरफ से सीढ़ियां रहती थी, बड़ा सा आकार, जिसमें पानी का जो भी था करवाया। बारिश के पानी को रोककर धरती के गर्भ में जल को जीवित रखा जाता था। हमारे इंजीनियरों ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भरने दिया। मालवा में नवरात्र की पहली सुबह घाट स्थापना होती है। लोग आंगन को गाय के गोबर से लिपते, माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने और उत्सव को विस्तृत सजावट के साथ मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं और बारिश की पूरी संभावना है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, जो सीमेंट कंक्रीट से बने विशालकाय राक्षस जैसा दिखता था। बांध से नदी का वेग बाधित हो गया, रुक गया, जिससे नदी तिनफिन करती बह रही है, बेचारी रुक रुक कर बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ हो रही हो उसको। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक नजर आ रहे हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ भी पहले जैसा नहीं लगता। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है, आधुनिक युग है, विकास हो रहा है भाई। नदियां गंदे नालों में तब्दील हो रही हैं। लोग नदियों में कचरा फेंकते हैं, कारखानों, उद्योगों के रसायन नदियों में बहाए जाते हैं। साथ ही साथ इन्हीं सब कारणों से नदियां सड़े गले नालों में तब्दील हो गईं। जो स्वच्छ पवित्रता के साथ जो नदियां बहती थी, आज गंदे गंदे नालों में तब्दील हो गई हैं। बांध निर्माण से उनका वेग, उनकी स्पीड, उनका जल रुक गया और वो सब कुछ बदल गया। क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोटाल, ये सभी नदियां विकास की सभ्यता से गंदे पानी के नालों में तब्दील हो चुकी हैं। जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता। आपने सुना ही होगा क्षिप्रा नदी के बारे में, ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में, सब नदियों के बारे में सुना है, लेकिन आज सभी नदियां जैसे गंदी हो गई हैं। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से अलग कर दिया है। हमारी नदियां सूख गई हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तव में उजाड़ की अपसभ्यता है, यही लेखक ने बताया है।
ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की उपज है। वह अपनी इस पद्धति को बदलना भी नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली अधिकांश गैस यूरोप और अमेरिका में उत्सर्जित होती है, फिर भी वे जीवन के इस तरीके से समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन गैसों से बढ़ता हुआ तापमान, टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। समुद्र का पानी गर्म होता जा रहा है। जो पृथ्वी है उसके ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ऋतुओं का चक्र बिगड़ गया है। मौसम कभी भी ठंडा गर्म इस तरह से हो रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा। बाढ़ में बाड़मेर के गांव डूब गए। यही कारण है कि मालवा में अब डग डग रोटी पग बग दिप नहीं मिलता। अर्थात पूरी तरह से ऐसा माहौल बन गया है कि अब क्या किया जाए। लेखक के अनुसार अमेरिका और यूरोप की नकल करते हुए हम जीवन, संस्कृति और सभ्यता का ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती थी, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही लेखक ने बताया है। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती थी, तब क्या होता था? तब मालवा के जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। खूब बरसात होती है। मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं। जैसे कि मूसलाधार बारिश जहाँ भी होती है तो नदी नाले सब कुछ ऐसा गलियां तक भर जाती हैं पानी से। यहाँ तक कि बरसात का पानी घरों में भी पहुँच जाता है। फसलें लहलहा उठती हैं। मालवा में व्याप्त बावड़ी जानते हो ना आप? जैसे कि मैंने कल बताया था कि इस तरह से चौकोर हुआ करती थी बावड़ी, और यहीं से सीढ़ियाँ रहती थी, सीढ़ियों के इस तरह से। लेकिन अब बावड़ियाँ नहीं रहती हैं। तो जो बावड़ियाँ रहती हैं, तालाब, कुएं और ताल तलैये सब पानी से लबालब भर जाते हैं। लबालब भर जाना मतलब पूरा उसके छोर तक पूरा भर जाना, ठीक है। इससे मालवा में लगता है कि भगवान की खूब कृपा हुई है। वहाँ की बरसात की झड़ी मालवा को समृद्धशाली बनाती है। तो लेकिन फिर भी अभी तक क्या आपको ये समझ में आया कि लेखक ने ये क्यों कहा कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में? क्या खाऊ और उजाड़ू ऐसा क्यों कहा? क्या उजड़ गया, क्या खा गया, ऐसा क्या है? तो अब जैसे कि आपने देखा ही है ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, समृद्धशाली। लेकिन जब कहीं बाढ़ या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं तो उसमें पूरा तहस नहस हो जाता है। क्या इसी के कारण उन्होंने ऐसा कहा? तो चलो, प्रश्नों से हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि लेखक ने ये सब क्यों कहा कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। चलो करते हैं प्रश्न अभ्यास। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? अब पानी की झड़ी लगी है, सावन की झड़ी लगी है, फिर क्या हुआ? तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब कुएं, बावड़ी और ताल तलैया पानी से लबालब भरे रहते हैं। लबालब मतलब पूरा, जैसे नहीं कि यहाँ तक भर गया हो, यहाँ तक भर गया हो पानी, सिर तक, ठीक है। तब कुएं, बावड़ी और ताल तलैया पानी से लबालब भर जाते हैं। नदी नाले और जो रहते हैं सब भरपूर पानी के साथ बहते हैं। फसलें खेतों में लहराती हुई दिखाई देती हैं। इससे आश्वासन मिलता है कि मालवा जल से खूब संपन्न और समृद्ध हो गया। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ जाती है। आपको तो ये पता ही है ना कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अर्थात हर एक, चाहे वो पानी हो, खाना हो, सब कुछ संतुलित हो तभी सही रहता है। अति जहां हो गई तो अति सर्वत्र वर्जते। हाँ, अब देखिए फिर क्या हो जाता है। फिर जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, जिससे पानी घरों में भी घुस जाता है, लोगों को परेशानी होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये हर कभी होता जाए, ऐसा कम ही होता है, कभी कभी होता है। जब बाढ़ आती है तब फसलों की हानि भी होती है तथा खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी पैदा होता है। आपने भी देखा होगा जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है कहीं बाढ़ पीड़ित इलाकों में, घर जाते हैं, भर जाते हैं, बाढ़ गांव तक डूब जाते हैं, तो फिर हेलीकॉप्टर्स की सहायता से सरकार द्वारा राहत कोष प्रदान किया जाता है ना।
ऐसा भी होता है कि सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है तो गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है। तालाबों, नदियों और कुआं बावड़े के भर जाने के कारण गर्मी की ऋतु से सूखा नहीं पड़ पाता। गर्मियों की ऋतु में फिर उनको सूखा से बचाव हो जाता है उनका सभी का। ठीक है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? क्या आपको अपने आसपास लगता है कि अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से पूछिएगा कि क्या जब वे आपकी तरह थे, जब वे बच्चे थे, तो तब भी मौसम इसी तरह का रहता था कि किसी भी ऋतु में गर्मी आ गई, ठंडी आ गई, या फिर 4-4 महीने की ऋतुएं हुआ करती थी। गर्मी, 4 महीने बरसात, 4 महीने ठंडी, 4 महीने तो 12 महीने इस तरह से हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही है कि अब मालवा में वैसा नहीं गिरता पानी जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? या फिर पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, कैसे? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया। प्रश्न का अर्थ समझ रहे हो बेटा? नीर का अर्थ होता है पानी। तो जहां पर पानी बरसता रहता था अब वो भी बिल्कुल सूखा सा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। वर्षा का कम होना आज सिर्फ मालवा के लिए ही नहीं, अन्य प्रदेशों, क्षेत्रों के भी लिए समस्या का कारण बना हुआ है। इसका कारण ऋतु चक्र का अव्यवस्थित हो जाना। जैसा अभी मैंने कहा ना कि जो ऋतुएं पहले चलती थी, 4-4 महीने, 4 महीने बरसात, 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी, इस तरह से जो ऋतु चक्र चला करता था, जो साइकिल चला करती थी, वो अब वैसा नहीं है, अव्यवस्थित हो गया है। वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म सभी ऋतुओं के समय चक्र में चेंजेस आ गए हैं, परिवर्तन आ गए हैं। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से वर्षा भी होती है। बारिश का जो महीना है वो अप्रोक्सीमेट हम क्या देखते हैं कि हाँ भाई जून में स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने मान लो। लेकिन अभी जून या जुलाई या अगस्त में आती है, फिर 2 महीने में जाती, फिर थोड़ा बीच में ऐसा लगता है जैसे सूखा सा आ गया। और ऐसा ही सर्दी का देख लीजिए, तो 4-4 महीने का मौसम अब तो नहीं रहा है जैसा पहले हुआ करता था। तो यही कारण है। और साथ ही साथ क्या कारण हुआ कि ऋतु परिवर्तन हो गया। ऋतुओं में औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे प्रकृति के नियम टूट रहे हैं। जो भी नियम थे प्रकृति के, जो प्राकृतिक या नेचुरल जो थे एकदम रूल्स, वो सब कुछ मनुष्य ने अपने हाथों में लेकर उनको तहस नहस कर दिया है। उनका जो चक्र था, जो सुचारू रूप से चलता था अपनी बिल्कुल बंधे बंधा एक नियम में, उसको कभी तेज तो कभी ज़्यादा कैसे हुआ? ये सब औद्योगिकरण के कारण हुआ। इससे प्रकृति के जो नियम हुए वो टूट गए। तापमान की निरंतर वृद्धि होने से वायुमंडल की जो नमी थी वो घट गई, क्योंकि तापमान बढ़ा, नमी घटी। आज हम प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है और यातायात तथा कारखानों की वृद्धि ने वर्षा को ही नहीं, गर्मी और सर्दी की ऋतुओं को भी प्रभावित किया है। जो चाहे यातायात की बात करें या कारखानों की बात करें, इन सब की वृद्धि होने से न केवल वर्षा ऋतु में ही परिवर्तन आए हैं, बल्कि ग्रीष्म और शीत ऋतु में भी मतलब अनसोचे या अकल्पनीय परिवर्तन आए हैं। और ये सभी ऋतु भी प्रभावित हुई हैं। मालवा में अब पहले जैसी बारिश इसी कारण नहीं होती, क्योंकि ऋतु चक्र में परिवर्तन आ गया है। औद्योगिकरण के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, नमी घट गई है, और ये सब चलते चलते सब कुछ वैसा नहीं होता। अब है अगला प्रश्न कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। यही तो सबसे बड़ी खामी है। खामी इसलिए कि हर एक के मन और मस्तिष्क में एक खामी बसी रहती है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और जो दूसरे कर गए हैं वो एकदम गलत है। बस यही सबसे गलत हो जाता है कि हम ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, ग्रहण कर लेते कि पहले भी बुद्धिमानी के साथ कार्य होते थे। लेकिन आजकल की बात करें तो आज हमारे इंजीनियर्स ऐसा प्रश्न दे दिया ना कि ऐसा क्यों समझते हैं कि पानी का प्रबंध जानते हैं, वे ही सिर्फ पानी का प्रबंध जानते हैं, पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे। यदि ऐसा होता, अब देखिए बहुत सी विकास हुआ, मशीन्स आई, बहुत सारा मतलब
पूरा हर क्षेत्र में विकास हुआ, बहुत अच्छी बात है। यदि हम उसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते तो आज हम इतनी उन्नति पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन उन्नति का अर्थ कतई ये नहीं है कि हम अपनी प्रकृति को हानि पहुंचाएं। अब प्रश्न आपके मन में जरूर आएगा कि यदि जहां कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है या औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था क्योंकि आवश्यकता हो गई थी, तो अब कहाँ करते कल कारखानों की स्थापना। इसके लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए थी, तो वनों को काट दिया गया या जंगलों को काट दिया गया या गाँव को उजाड़ दिया गया। लेकिन और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट रहते हैं जिनके आधार पर हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा प्रश्न में आया? आज के इंजीनियर पाश्चात्य या वेस्टर्न कल्चर शिक्षा प्रणाली की उपज है, ठीक है। यूरोप और अमेरिका के लोग समझते हैं कि भारत एक पिछड़ा और जंगली देश था, उसे सब उन्होंने ही बनाया है। उनको लगता है अंग्रेजों को कि भारत तो पूरी तरह से जंगली देश था, इसमें कोई सभ्यता नहीं थी, किसी तरह का रहन सहन खान पान का कोई तरीका नहीं था, जो भी है सब हमसे आया है। कौन समझता है ये? पाश्चात्य सभ्य संस्कृति के लोग। यूरोप में आधुनिक परिवर्तन का आधार रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल से माना जाता है। अब हम भी ये क्यों भूल जाते हैं कि हम विदेशों से कुछ सीख कर अपने आप को विकसित कर रहे हैं? हम क्या अपनी हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इन सब को विस्मृत कर चुके हैं, भूल चुके हैं? तो यहाँ पर यही बताया कि यूरोप में आधुनिक परिवर्तन का आधार रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल से माना जाता है, ठीक है। और इसी के बाद से यूरोप में नई विचारधारा फैली और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। आज के इंजीनियर को जो ज्ञान मिला है उसमें यह बात भी शामिल है, उनको यही नहीं पता कि वर्तमान सभ्यता और विकास यूरोप की ही देन है। अब देखो, उसमें यह बात उनको यही पता है कि वर्तमान सभ्यता और विकास ये सब यूरोप की देन है। उनको यही लगता है, इसलिए उनका मानना यही है कि पहले के लोग कुछ नहीं जानते। अब थोड़ा वो सुन ले कि भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में उनको पता नहीं है कि सदियों पुरानी हमारी सभ्यता। उनको यह नहीं पता है कि महाराजा विक्रमादित्य, राजा भोज तथा राजा मुंज जब भारत में शासन करते थे तब यूरोप के पुनर्जागरण का कुछ अता पता ही नहीं था। बहुत ही फैक्ट के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत की उनको नहीं पता है कि जब महाराजा विक्रमादित्य की बात करें, राजा भोज की बात करें या राजा मुंज की बात करें, जब ये सभी भारत में शासन करते थे तब यूरोप के पुनर्जागरण का कोई अता पता नहीं था, अर्थात कुछ भी स्टार्टिंग नहीं था। इन शासकों ने मालवा में तालाब खुदवाए थे, कुएं बावड़ी सब बनवाए थे, बरसात के पानी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की थी, और वे ये भी जानते थे कि इस प्रकार गर्मी में पानी की कमी की समस्या का सामना किया जा सकता है, अर्थात जल संचयन की जो प्रक्रिया रहती है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया ना कि कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया था। इससे भूगर्भ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टोर करके रखा जा सके, मतलब भूगर्भ जल भंडार की भी सुरक्षा होगी। आज के इंजीनियर इस बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको ही वो सही मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नई नई जानकारी और नया नया ज्ञान अर्जन करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ज्ञान या हमारी जानकारी पूर्ण हुई, अब हमें कुछ नहीं सीखना। हर पल हर समय हमें एक नई शिक्षा देता है, बिल्कुल। तो यहाँ जो इंजीनियर्स हैं वो अपने मस्तिष्क और जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो सही मानते हैं, लेकिन ये कदापि ना सोचें कि पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे। पहले के लोग जल सुरक्षा या जन संरक्षण के बारे में नहीं जानते। यदि नहीं जानते होते तो ये सब जो इतिहास है वो भला कहाँ से आता, ठीक है। अगला प्रश्न है, मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए, या फिर अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। पाठ के आधार पर बताइए कि विक्रमादित्य, भोज और मुंज पानी के रखरखाव के लिए ऐसा क्या करते थे जो आज के इंजीनियर्स नहीं करते हैं। अर्थात हमने देखा ना, कुओं का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, और देखते हैं रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण काल यूरोप में बहुत पहले नहीं आया था, ये 20वीं शताब्दी में आया। इसके कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और यूरोप में तकनीकी ज्ञान बढ़ा।
वहां से यह विश्व के अन्य देशों में पहुंचा। विदेशियों को यह भ्रम सदा रहा है कि भारत को सभ्यता उन्होंने ही सिखाई है, लेकिन ये केवल और केवल भ्रम है। आप सभी ध्यान से सुन ले कि ये विदेशियों को केवल भ्रम है कि उन्होंने भारत को सभ्यता सिखाई है। हाँ, हम हमेशा सीखने के लिए तत्पर हैं। हमें जहां से दो ज्ञान की बातें सुनाई देती हैं या समझ में आती है, हम उनको ग्रहण करने के लिए सज्ज हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई ये समझे कि हमने उन्हीं से केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अरे, हमारे पास पहले भी बहुत सारा इतिहास है, हमने वहां से भी लिया है ज्ञान, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि शुरुआत हमारी वहीं से हुई। तो ये जो भ्रम है वो कदापि नहीं होना चाहिए। सत्य यह है कि भारत की सभ्यता तथा संस्कृति प्राचीन काल में भी अत्यंत विकसित थी। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ईसा से भी पहले हुए थे। वे एक प्रतापी तथा कुशल राजा थे, और किसने नाम नहीं सुना। इतिहास भरा पड़ा है राजा विक्रमादित्य के कारनामों से, उनकी कुशलताओं से, उनके गौरव से। ठीक है। महाराजा भोज और मुंज भी कुशल प्रजापालक शासक थे। राज्य की समृद्धि में पानी के महत्व से वे पूरी तरह से अवगत थे, वाकिफ थे। उन्होंने मालवा में तालाब खुदवाए, कुओं तथा बावड़ियों का निर्माण करवाया। वे जानते थे कि पठार के पानी को रोक कर रखने के लिए इन विकास कार्यों की जरूरत है। इससे बरसात का पानी रुका रहता था और गर्मियों में लोगों के काम आता था। इससे भूगर्भ के जल का स्तर भी सुरक्षित रहता था, उसका अनावश्यक दोहन भी नहीं होता था। तो ये उन्होंने जल संरक्षण की व्यवस्था की, जो कि कारगर भी रहती थी, और गर्मियों में कभी भी अकाल या सूखा जैसा मतलब ये जो भयंकरता का सामना नहीं करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आज की सभ्यता इन सदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अब जो सभ्यता हमारे पुराने राजा महाराजा या जो भी शासक थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुओं का निर्माण कराया, बावड़ियों का निर्माण कराया, ताकि जल संरक्षण किया जा सके, भूगर्भ का जो पानी है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसका कंजर्वेशन करके। लेकिन अब जो है उसको गंदा बना रहे हैं। तो हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर समझाइए, या फिर अपना मालवा पाठ के आधार पर लिखिए कि आज की सभ्यता नदियों को पानी के गंदे नाले कैसे बना रही है। आखिर कैसे जो बहती हुई कलकल करती नदियां थी, जो स्वच्छ जल यहाँ से वहाँ प्रवाहित होता था, फिर समुद्र में जाकर मिलता था, वही नदियाँ आज नालों का रूप धारण कर चुकी है। आखिर इसका क्या कारण क्या है? हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका से आतायित सभ्यता है, अर्थात आज के जो पीढ़ी है या जो जनरेशन है, वो पाश्चात्य ज्ञान को या पाश्चात्य एजुकेशन या शिक्षा पद्धति को अपना रही है, और जैसा वहाँ है वैसा ही उसको। अब देखो, यहाँ पर बच्चों की या आज की पीढ़ी की भी हम कोई गलती नहीं करेंगे। जो भी एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षण पद्धति है, उसमें किस तरह के पाठ्यक्रम या किस तरह के करिकुलम को रखा जा रहा है, वो क्या बच्चे उसके जवाबदेही हैं? कदापि नहीं। जो पाठ्यक्रम रखा जा रहा है वो तो वो एक्सपर्ट्स जाने, वो विशेषज्ञ जाने जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो उन्हें किस तरह का निर्माण करना चाहिए कि विद्यालय जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षण है, बच्चे में इस प्रकार की बुद्धि का विकास हो कि वो अपने भारत के प्रति पूरी तरह से गौरव और गरिमा को बनाए रखे और अपने आप को आत्मसम्मान के साथ जी सके, ना कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ सके। ये तभी संभव है जब जो करिकुलम है या पाठ्यक्रम है उसमें इस तरह के पाठों को शामिल किया जाए। हमारी सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश में रहें, बिहार में रहें, छत्तीसगढ़ में रहें, महाराष्ट्र में रहें, गुजरात में रहें, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, केरल, कहीं भी रहें, पहले हमें अपने आसपास की जानकारी, फिर हमारे पड़ोसी राज्यों की जानकारी, फिर हमारे देश की जानकारी, इस तरह से अपने आप से शुरू करके पूरे ज्ञान को विकसित किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे में जो विद्यार्थी हैं उनके मन और मस्तिष्क पर अपने सभ्यता के प्रति कुछ मूल्य तो विकसित हों। यदि उनको ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा तो वो भला कैसे सीखेंगे? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह से सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर क्वेश्चन मार्क लगाना या उन पर उंगली उठाना कतई पूर्ण रूप से तो सत्य नहीं है। ठीक है, जो उन्हें दिखाया जा रहा है, जो उन्हें दिख रहा है, जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहा है,
ठीक। तो यहाँ पर यही है कि हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका से आता है सभ्यता है। अब इस तरह से प्रश्नों में ही शामिल करना, अब ये आया 12वीं कक्षा में, ठीक है। यदि प्रारंभिक शिक्षा से ही उनको इस तरह के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएं जहां हमारी सभ्यता के बारे में पता हो, अब बड़ी क्लासेस में आकर ये पता चलता है, अरे छोटी क्लास में शुरू किया जाए ना कि हमारी सभ्यता मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा संस्कृति से हमारा जन्म हुआ है और वहीं से चाहे वो स्नानागार हो या जो भी नगर का नियोजन हो वो किस तरह से होता था। क्यों हम सीनियर क्लासेस में, हायर सेकेंडरी क्लासेस में ये चैप्टर्स आएंगे? शुरू से स्टार्ट किया जाए ना, मतलब बेसिक एजुकेशन जो है तब से बिल्कुल आधारभूत शिक्षा में पाठ्यक्रम शामिल किया जाए ताकि उनको ये पता चले, क्योंकि इससे पहले तो उनको पाश्चात्य या वेस्टर्न कल्चर की बुक्स, अंग्रेजी, ये वो दुनिया भर की बातें पढ़ाई जाती है, तो जो उनको पढ़ाया जाता है वो पढ़ते हैं। समझ में आया? तो हमारी आज की सभ्यता यूरोप और अमेरिका से आता है सभ्यता, उसका आधार विशाल उद्योग है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों से भारी मात्रा में उत्पादन भी होता है। इनकी आवश्यकता का कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वनों को उजाड़ा जाता है। इनका धुआं वातावरण को दूषित करता है और रसायनों से युक्त पानी नदियों में बहकर उनको प्रदूषित कर देता है। कई आपको बिल्कुल आपने पढ़ा है, सोशल साइंस में आपने पढ़ा है कि जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, गंदी नालियाँ सब नदियों में बहा दी जाती हैं और नदियों का पानी दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। नदियाँ जल का सर्वोत्तम साधन है बहुत, क्योंकि कहते हैं ना बहता जल पीने योग्य होता है और थमा हुआ जल सड़ जाता है। जल को जीवन माना गया है और जल की उपलब्धता के कारण ही नदियों के तट पर विशालता, प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक सभ्यताओं और नगरों का जन्म भी हुआ है। सिंधु, रावी, गंगा, यमुना आदि नदियों के तट पर महान सभ्यताएं विकसित भी हुई हैं। नील नदी घाटी की मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध है, आपने भी पढ़ा है। आज वही जीवनदायिनी नदियां मृत्यु का उपहार बांट रही हैं। क्या नदियों का दोष है? हमारा दोष है कि हम अपने आप को, बिल्कुल अपने आप को साफ स्वच्छ कर लिया, गंदगी कहां आसपास फेंक दी। हमने अपने आप के लाभ के लिए, फायदे के लिए जो गंदा पानी है नालियों के माध्यम से नदियों में प्रवाहित कर दिया। तो वही जो पहले अमृतदायिनी थी वो अब मृत्यु का उपहार बांट रही हैं। कारखानों का दूषित पानी उनमें बह रहा है और जीवन के लिए संकट बन गया। ये जो आधुनिक सभ्यता का ही दुष्प्रभाव है कि नदियों का जल पीने तो क्या, खेतों की सिंचाई के लिए भी अब उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये फसलों के लिए भी हानिकारक है। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? तभी तो अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। अब जिसे हम विकास कहते हैं, क्या वो उजाड़ है? या फिर अपना मालवा पाठ में लेखक को क्यों लगता है कि आज की विकासशील और औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता है? लगभग 150 शब्दों में उत्तर लिखिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो बेहतरीन तरीके से आपको उत्तर लिखना है बेटा, सोच समझ के अपनी बुद्धि के साथ, कि लेखक ने आधुनिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहा है। यह भारत की अपनी सभ्यता नहीं है, यह यूरोप तथा अमेरिका से भारत में आई। इस सभ्यता का आधार विशाल उद्योग है। इन विशाल उद्योगों में भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इसके लिए विश्व के अविकसित निर्धन देशों में बाजार तलाशा जाता है और साथ ही साथ इस तरह से ये सभ्यता शोषण तथा पूंजी के केंद्रीभूत होने की सभ्यता है। इससे जो बाहरी चमक दिखाई देती है ना, उसे ही विकास माना जाता है कि जो बाहरी चमक दमक है, बस बाहर से अपने आप को पॉलिश्ड कर लो, अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं, और बस यही चलता रहता है। इस औद्योगिक सभ्यता के कारण होने वाला विकास वास्तविक विकास नहीं है। इस सभ्यता के कारण वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन होता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा लोगों को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि जो समुद्र एकदम शांत, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि अपने आप को शांत समुद्र की तरह बनाइए, जिसमें जलता हुआ अंगारा भी ठंडा हो जाता है। शांत समुद्र, समुद्र की तुलना एकदम शांति से की गई, लेकिन वही समुद्र जब अपने भयंकर विकराल रूप को धारण करता है तो सब जगह तबाही मच जाती है। और वो कब होता है? जब प्राकृतिक जो संतुलन है उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। ठीक है, तो यही बताया है कि देखो होता क्या है कि इस सभ्यता के कारण वनों और प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन होता है, वातावरण
प्रदूषित होता है तथा लोगों को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोप जब आ जाते हैं तो हाहाकार मच जाती है, त्राही त्राही मच जाता है। लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम सबको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है, उसके चक्र में दखल अंदाजी नहीं करना है। अन्यथा समस्त विश्व को आज जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण झेलना ही पड़ रहा है। मौसम का चक्र बिगड़ गया है। वर्षा ना होने से जलाभाव हो गया है। वर्षा नहीं है तो जल का अभाव, पानी की कमी हो गई है। फसलें भरपूर अन्न भी नहीं दे रही। अभी जैसे तैसे खाद डालो, उर्वरक डालो, रासायनिक डालो और ले लो फसलों का आनंद। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब वही भूमि बंजर हो जाएगी। आखिर कब तक वो रासायनिक केमिकल्स उनको सहेगी? मिट्टी है भाई, वो भी तो अपने गुण धर्म खो देगी। जो परत रहती है, ह्यूमस लेयर रहती है, फर्टाइल मिट्टी में रहती है, ठीक है। अब जब वो उसका नष्ट हो जाएगा सब कुछ, तो वो कैसे फसलों का उपज करेगी? तो ये सब बताया है। खाने की वस्तुएं तथा पीने के पानी का संकट है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। समुद्र जो कि पीने योग्य पानी नहीं रहता, उनका जल स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नदियां जो पीने योग्य नहीं है वो उसमें प्रवाहित होकर मिलती जा रही हैं। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिर रहा है। बाड़मेर के गांव जलमग्न हो रहे हैं, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। ये सब क्या है? यूरोप और अमेरिका में गर्मी पड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। सारी गड़बड़ी पृथ्वी का तापमान बढ़ने से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना है, यह संकट इस पाश्चात्य सभ्यता के कारण उत्पन्न हुआ है। यह सभ्यता नहीं, खाओ उजाड़ू अपसभ्यता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, यही कारण था। अगला है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? टिप्पणी कीजिए, बताइए। क्या जो हमारा वातावरण है वो आखिर गर्म होने की वजह क्या है? क्या यूरोप और अमेरिका इसके पीछे का कारण है, या हमारी दिनचर्या, या हमारी जिसको हम लालसाएं कहें, या अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हम जो कार्य कर रहे हैं कि हमें बस अधिक अधिक धन कमाना है, विकास करना है, और विकास के नाम पर हम कितनी हानि प्रकृति को पहुंचाना है, इस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से आप भली भांति परिचित हैं। ओजोन लेयर में होल्स हो गए हैं, जिससे पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्ट आ रही हैं और किस तरह से तबाही मचा रही हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण हो रहा है। ये गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हुई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो कौन क्या करेगा भाई, सोचो आप। ये गैसें यूरोप तथा अमेरिका में लगे हुए विशाल उद्योगों तथा डीजल और पेट्रोल से संचालित वाहनों और मशीनों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अब गाड़ी, व्हीकल्स, भाई एक कदम से दूसरे कदम जाना है ना, तो वहां भी गाड़ी से ही जाया जाता है। पैदल तो चलना ही छोड़ दिया है सभी ने। मशीनों के कारण उत्पन्न हो रही हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में मिल रही हैं। इसके कारण पृथ्वी के ऊपर ओजोन की परत क्षत विक्षत हो गई है। पूरी तरह से जो लेयर है, ओजोन की परत है, वो ऐसी बिल्कुल बहुत मतलब क्षत विषय, मतलब नष्ट होती जा रही है। सूर्य की, मैंने अभी बताया ना, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या पराबैंगनी किरणें हैं, वो वायुमंडल में आकर उसको प्रदूषित कर रही हैं। वनों का अनावश्यक दोहन भी इससे सहायक हो रहा है। आज यह संकट विश्वव्यापी हो चुका है। यूरोप तथा अमेरिका विकसित औद्योगिक देश है, वहां पर ही विशाल उद्योग लगे हैं, और इसलिए यहाँ पर लेखक ने यह कहा है कि सबसे बड़ा कारण है यूरोप और अमेरिका। प्रदूषित वायुमंडल उनकी ही देन है। ये देश अपना दोष ना मानकर उसको अविकसित तथा विकासशील देशों के ऊपर मढ़ देते हैं। अमेरिका इस पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार भी नहीं होती है। मैंने ये कहा ना स्टार्टिंग में कि हम कोई भी छोटा बच्चा जो थोड़ी सी समझ आ गई है, कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जो अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो तुमने किया। बस ये वाली जो विचारधारा है, इसी में हम सब ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, भविष्य कैसा होगा, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे प्रश्नवाचक हो गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही है कि आप लोगों को बड़े सोच समझकर कदम उठाना होगा।
और जो पृथ्वी या हमारा आसपास का जो सिस्टम है उसको बचाने के प्रयास करने होंगे। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें खान पान, रहन सहन, अपनी दिनचर्या में भी बहुत अच्छे से, मतलब इको फ्रेंडली जो हम कर सकते हैं उनके उपायों को सोचना होगा। मोटर व्हीकल्स का कम से कम उपयोग करें, पैदल चलें, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। बहुत सारी बातें हैं। स्पीकर्स या जो नॉइस पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम सब मिलकर बहुत अच्छा पर्यावरण के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो सब कुछ सही होगा। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उत्तर भी लिख कर आएंगे परीक्षा में। तो डरना नहीं है, बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।